हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मैं धारा के चुंबकीय प्रभाव में यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बायो-सावर्ट का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, बायो-सावर्ट का नियम पहला ऐसा नियम है जिसने किसी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया था। अभी तक हमने धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये तो पढ़ लिया है, लेकिन कितना उत्पन्न होता है, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन ने पढ़ते हैं बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है कि पहली बात तो ये जो नियम होता है वो धारावाही अल्पांश के कारण के लिए होता है, मतलब किसी चालक के लिए नहीं होता, बड़े चालक के लिए नहीं होता, ये धारावाही अल्पांश के लिए होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई मान लो dl है। ठीक है, जिसमें धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, तो उससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो अपन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पहला पॉइंट लिखेंगे, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपको मैं डायग्राम बना देता हूं, यहां पर बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका क्या है, धारावाही अल्पांश है। ठीक है, कैसा भी ले सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो क्या है, dl है। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दी, धारा I प्रवाहित कर दी। कितनी धारा? I प्रवाहित कर दी, और इससे r दूरी पर थीटा कोण पर। ठीक है, ये थीटा किस किस के बीच का कोण है? आपका dl और r के बीच का कोण है क्या, थीटा। यहां पर r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिस पर आपको क्या निकालनी, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। अब राइट हैंड थंब रूल से ये धारा इधर हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कहां हो जाएगी, अंदर की तरफ। अगर इधर बिंदु लेते तो चुंबकीय क्षेत्र कहां हो जाता, सही उल्टा ले लेंगे, राइट हैंड थंब रूल से सही है। ये अंदर की तरफ, इधर क्या हो जाता, बाहर की तरफ हो जाता। तो आपका पहला बिंदु क्या बोल रहा है कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, धारावाही अल्पांश है तो चुंबकीय क्षेत्र भी अल्प लेंगे, तो जो dB होगा, धारावाही चालक के कारण या धारावाही अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB होगी वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। किसके? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के यानी I के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा, चालक की या अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, dB अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसकी, dl के। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तीसरा आता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो आपका dB व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, r स्क्वायर के। ठीक है, चौथा आपका आएगा
dl तथा r के मध्य के कोण की जया, देखो यहां पर होते हैं जया मतलब साइन थीटा, कोज्या मतलब आपकी कॉस थीटा और स्पर्श जया मतलब टेन थीटा। तो जया के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। तो डी भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, साइन थीटा के। ये समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 4 हो गया, ठीक है। तो अगर अपन बात कर रहे हैं कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या बोल रहा है, तो बायो-सैवर्ट का नियम केवल इतना बोल रहा है कि धारावाही अल्पांश के कारण, किसके कारण, धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उस बिंदु की अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा dl और r के मध्य के कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। ये 4 समीकरण मिल गए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये डायग्राम भी आपको बनाना है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, ठीक है। आप समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 चारों को मिला दो, ठीक है। जब मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, dB अनुक्रमानुपाती होगा किसके, I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर के, इसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, नियतांक। यहां पर भी आपका नियतांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dv बराबर के आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अभी इसको ब्लॉक्स में बंद नहीं कर रहा हूं क्योंकि के का मान अभी बताना बाकी है, ठीक है। तो ये हो गया नियतांक। बात आती है कि के क्या है, ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। जहां के समानुपातिक नियतांक है, यहाँ की क्या है, समानुपातिक नियतांक है। तो के का मान जो होता है वो होता है म्यू 0 बटे 4 पाई बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक और पद आया, यहां पर म्यू 0, जहां म्यू 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, ठीक है। अब म्यू 0 का मान भी आप निकाल सकते हो, उसका विमीय सूत्र भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो म्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणित 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसका विमीय सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र का नहीं निकालना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बाद में बताऊंगा। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, न्यूटन का mL/T-2, ये a-2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो अब चुंबकीय क्षेत्र dV क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो ये धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया, ठीक है। सदिश रूप इसी का
सदिश रूप। सदिश रूप तो dv वेक्टर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि, तो dv वेक्टर बराबर म्यू 0/4 पाई, ये तो नियतांक है, I स्केलर क्वांटिटी है, dl सदिश हो सकता है बटे r स्क्वायर, यहां पर आपका आ जाएगा r, इकाई सदिश r, ठीक है, इन दोनों का सदिश गुणन, ठीक है। तो यहां से अब इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटे उसका परिमाण, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, dv वेक्टर बराबर म्यू 0/4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटे r क्यूब, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सदिश रूप ये भी होगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि जो आपका dv की दिशा होगी वो dl और r दोनों के लंबवत हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बायो-सैवर्ट का नियम यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन सदिश रूप अगर आप लिख देंगे तो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और इस पर न्यूमेरिकल अगर पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे ये चीज और क्लियर हो जाती है, क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक या अल्पांश एवं दूरी r, यहां पर dl और r दोनों के लंबवत होती है, ये याद रखना, ठीक है। अब किसी अन्य माध्यम में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, dv बराबर म्यू बटे 4 पाई, म्यू 0 नहीं लिखेंगे, म्यू बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, या फिर म्यू 0 म्यू r बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। किसी अन्य माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, थीटा है, तो चालक की अक्ष पर थीटा कितना हो जाएगा, 0, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो किसी धारावाही चालक की अक्ष वलय की अक्ष वगैरह नहीं है, चालक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। किसी भी चालक की अक्ष पर, जैसे ये चालक है, यहां पर मेरे को अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे यहां पर निकालूं चाहे वहां पर निकालूं, चालक की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायो-सैवर्ट का नियम। अब अपन बात करते हैं बायो-सैवर्ट के नियम के सीमाओं की, ठीक है, क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां है, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट के नियम की सीमाएं अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे बायो-सैवर्ट के नियम की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं होती हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, किसकी, बायो-सैवर्ट के नियम की। बायो-सैवर्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। पहला क्या हो जाएगा, यह केवल धारावाही
अल्पांश के लिए, ये केवल धारावाही अल्पांश के लिए लागू होता है जिसका, जो कि वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहली बात तो ये धारावाही अल्पांश के लिए होता है, अल्पांश की लंबाई बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ऐसा चालक हो ही नहीं सकता जिसकी लंबाई कम हो और जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकी हो, ठीक है। दूसरा, इसका प्रायोगिक सत्यापन नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है कि ये सही है कि गलत है, एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई नहीं किया जा सका है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बायो-सैवर्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट का नियम समझ में आया क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बायो-सैवर्ट का नियम, ये मान लो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बायो-सैवर्ट के नियम को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। कोई चीज नहीं आती, कैसी भी दिक्कत आपको अगर इसमें आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है। इसके अनुप्रयोग अपन देखेंगे, मतलब इसकी सहायता से, बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से बहुत सारे डेरिवेशन करने वाले हैं। तो पहला जो डेरिवेशन इसमें आ रहा है वो आ रहा है किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। तो अपन बात करें, अगली हेडिंग आपकी आएगी, ठीक है। अगली हेडिंग आपकी आएगी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। तो पहले अपन मान लेते हैं, माना कि एक सीधा धारावाही चालक, माना कि एक सीधा धारावाही चालक XY लिया जाता है जिसमें धारा I प्रवाहित की जाती है एवं इससे a दूरी पर, स्मॉल a दूरी पर, कई लोग b भी ले सकते हैं तो आप पर निर्भर करता है, स्मॉल a दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। तो समझो हमने क्या किया, ये आपका चालक ले लिया XY, लंबा चालक है, ठीक है, XY, ठीक है। इसमें धारा आपने कितनी प्रवाहित कर दी, I धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है। इससे लंबवत दूरी ले ली a, यहां पर एक बिंदु ले लिया P, हो सकता है ये पूरा चालक ऊपर होता, नीचे आपका बिंदु P होता, वो भी संभव हो सकता है, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर आपका एक बिंदु P ले लिया जिस पर आपको क्या निकालना है,
चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान तो हम किससे निकाल सकते हैं। अभी तक जो डेरिवेशन किया है उसमें केवल बायो-सैवर्ट का नियम हमने ऐसा पढ़ा जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर बायो-सैवर्ट का नियम लंबे चालक के लिए लागू नहीं होता, धारावाही अल्पांश के लिए लागू होता। बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा भाग लेना पड़ेगा ए बी। ठीक है, अब धारावाही अल्पांश ए बी इस प्रकार लिया जाए कि उसकी लंबाई dl हो और P से दूरी r। ठीक है, तो अपन ने यहां पर ए बी ये आपका धारावाही अल्पांश ले लिया dl, कितनी दूरी पर, यहां से l दूरी पर, इस बिंदु को क्या मान लो o मान लो। ठीक है, ये dl हो गया, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही, इससे इसकी दूरी क्या हो गई आपकी r हो गई। कई लोग क्या करते हैं यहां पर r ले लेते हैं, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा फाई। थीटा आड़ा काटा जाता है बेटा, ये याद रखना ऐसा, और फाई खड़ा काटा जाता है। तो ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया, अलग अलग आपको पॉइंट लेने हैं। ठीक है, उसके बाद वो नीचे आपका जो होगा वो होगा आपका क्या, फाई 1। कई लोग इसको यहां पर जो बनाते हैं उसको क्या मान लेते हैं, थीटा 1। ठीक है, ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका फाई 2। ठीक है, यहां पर ये क्या मान लेते हैं, थीटा 2, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, इसके कारण यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, फिर उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से क्या होता है, dv बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। ये इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में, ठीक है, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, r को a के रूप में परिवर्तित करना है, dl को d फाई के रूप में परिवर्तित करना है, क्योंकि कोण फाई 1 से फाई 2, और थीटा को भी किसके रूप में परिवर्तित करना है, फाई 1। तो आपको क्या है, त्रिभुज AOP में ये 90 प्लस थीटा प्लस फाई बराबर 180। तो थीटा प्लस फाई बराबर 90, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा बराबर, ये इधर कर रहा हूं, साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस फाई। तो आप अच्छे से जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से, जो 10वीं तक आपने पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, साइन थीटा। तो थीटा में आड़ा काटना है, फाई में खड़ा काटना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस फाई हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या, कि आपका टेन फाई क्या हो जाएगा, AO अपॉन AP। तो टेन फाई बराबर A अपॉन L, सही, L अपॉन A, AO क्या हो जाएगा, L अपॉन A। तो L बराबर A टेन फाई
दोनों ओर इसका अवकलन करो किसके रिस्पेक्ट में, डी फाई के रिस्पेक्ट में। तो dl अपॉन डी फाई बराबर a tan फाई का हो जाएगा sec स्क्वायर फाई। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इधर लिख रहा हूं, dl बराबर a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, फिर वापस से बात करते हैं, cos फाई बराबर, उसी में जाते हैं, cos फाई बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OP बटे AP। तो cos फाई बराबर A अपॉन R, तो R बराबर A अपॉन cos फाई, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, A sec फाई, R बराबर A sec फाई। ध्यान देना, अभी मैं केवल इस त्रिभुज से, ट्रायंगल से, यानी आपका क्या निकाल रहा हूं, थीटा को फाई में बदल रहा हूं, आर को ए में बदल रहा हूं और डीएल को भी निकाल रहा हूं डी फाई के रूप में। तो आर मिल गया, डीएल मिल गया और थीटा मिल गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, समीकरण एक में इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, कुछ किताबों में दूसरे तरीके से किया जाता है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसमें ज्यामिति का उपयोग किया जाता है, अवकलन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, समीकरण एक में dl r तथा साइन थीटा का मान रखने पर ठीक है, समीकरण एक में r dl और साइन थीटा का मान रख दो। तो ये इसको हटा रहा हूं बेटा ऊपर से। ठीक है, थोड़ा सा लिखने के लिए जगह, डायग्राम नहीं हटा रहा हूं, डायग्राम को आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी अपन देखेंगे। चलिए ठीक है, तो समीकरण एक में ये रखेंगे, तो समीकरण एक तक क्या था, dv बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह पर क्या आ जाएगा, a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, r की जगह नीचे क्या, r स्क्वायर, तो r की जगह a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, r बराबर क्या, a sec फाई, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, क्या बच गया, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर क्या आएगा, cos फाई, ये अपन ने सारे मान रख दिए। sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपॉन ए। ये तो इस धारावाही अल्पांश के कारण क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अगर पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, किसके कारण बेटा, पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो दोनों ओर क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा dv 0 से b, यहां पर हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपॉन ए, ये हो जाएगा -5। सर माइनस क्यों, क्योंकि इस लाइन से नीचे, अगर ये ऊपर होता, चालक पूरा ऊपर होता, तो फिर आपका phi1 phi2 अपन प्लस का लेते, लेकिन नीचे है इसलिए -5। ठीक है, और यहां पर phi2। ठीक है, अब dv का तो क्या हो जाएगा, b लिमिट 0 से b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहां पर i बाहर, ab बाहर, cos फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन फाई, लिमिट कहां से, -phi1 से phi2। तो ये क्या हो जाएगा, b -0 बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई ए आई, ऊपर क्या हो जाएगा, साइन phi2 अपर लिमिट माइनस साइन -phi1
लोअर लिमिट। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा प्लस। अगर ये ऊपर जाता तो यहां पर प्लस होता तो ये माइनस का साइन फॉर्मूला हो जाता, मतलब केस अलग अलग हो जाते। इस केस में यहां पर क्या आ जाएगा प्लस। और अगर ऐसा डायग्राम होता बेटा, इधर बना रहा हूं, पॉइंट यहां होता, ये परपेंडिकुलर दूरी दी होती, ये आपका डायग्राम होता, ये φ1 और ये φ2, तो यहां पर क्या होता माइनस होता। अभी तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये याद रखना न्यूमेरिकल में काम आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस, वैसे अभी क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो इधर का हटा रहा हूं। डेरिवेशन लंबा है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो जाएगा b बराबर म्यू 0 i अपॉन 4 पाई a, ये क्या हो जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1, ठीक है। अब कई लोग इसको थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये एंगल दिया जाता है, तो अगर ये φ1 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस φ1, क्योंकि ये समकोण है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा 90। तो उस केस में थीटा के रूप में अगर इसको लिखना है, वैसे तो ये सूत्र हो गया कंप्लीट, अगर थीटा के रूप में लिखना है, ठीक है, तो आपको पता है φ2 बराबर 90 माइनस θ2, φ1 बराबर 90 माइनस θ1। तो यहां पर क्या हो जाएगा b बराबर म्यू 0 i अपॉन 4 पाई a cos θ2 प्लस cos θ1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा किसके लिए, केस फर्स्ट की। थोड़ा लेंदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। केस फर्स्ट, यदि 30 नहीं कर देना, यदि चालक अनंत लंबा हो और बिंदु P उसके केंद्र के निकट हो, केंद्र के निकट हो। चालक कैसा है, अनंत लंबा है और बिंदु P उसके केंद्र के निकट है, तो आपका क्या हो जाएगा φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री। अनंत लंबा है यानी ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा, ये भी इनफाइनाइट है, तो ये भी पैरेलल चला जाएगा, ये भी पैरेलल, तो φ1 φ2 कितना हो जाएंगे 90 डिग्री। तो इस सूत्र में रख दो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 i अपॉन 4 पाई a साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, इधर हटा देता हूं, ठीक है। लिखते चलना बेटा, स्क्रीनशॉट खींचते चलना, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो। b बराबर म्यू 0 i अपॉन 4 पाई a 1 प्लस 1 यानी 2, तो b बराबर म्यू 0 2 i अपॉन 4 पाई a, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर म्यू 0 i अपॉन 2 पाई a, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये अनंत चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया जो बिंदु उसके केंद्र के निकट है, ठीक है। दूसरा केस सेकंड, यदि चालक अनंत लंबा हो और बिंदु P उसके किसी सिरे के निकट हो, किसी सिरे के निकट हो, मतलब किसी एंड पर हो, निकट। तो एक केस में यहां पर मान लो इसके पैरेलल, तो आपका φ1 क्या हो जाएगा 0 और φ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो φ1 अपन ने क्या ले लिया
शून्य और फाई टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो उस केस में b बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 आई बटे 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन शून्य, शून्य की वैल्यू क्या, साइन शून्य की वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो b बराबर ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 1 प्लस शून्य, ये 1 हो जाएगा। तो b बराबर म्यू 0 आई बटे 4 पाई ए, ये आपका किसी किनारे पर, ठीक है। उसके बाद निश्चित लंबाई हो और बिंदु केंद्र के निकट हो, ठीक है। केस थर्ड अपन बात कर लेते हैं। केस थर्ड, यदि चालक की नियत लंबाई हो और बिंदु केंद्र के निकट हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा फाई 1 बराबर फाई 2, बीच में तो ऊपर दोनों बराबर हो जाएंगे और कितना ले लेते हैं फाई। तो b बराबर म्यू 0 आई बटे 4 पाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, ठीक है। तो ये क्या होगा b बराबर म्यू 0 2 आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। इस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको समस्या आ रही है, ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल अपन उस चीज को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मेहनत करिए और जोरदार मेहनत करिए, क्योंकि समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, कम समय है। आप मेहनत करते जाइए, बिल्कुल हम आपके साथ हैं और भी मेहनत करेंगे। कोई चीज समझ में नहीं आती बिल्कुल अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।